नमस्कार दोस्तों। अध्यापक सीधी भर्ती रीट मेंस के लिए एनसीईआरटी, आरबीएसई और हिंदी ग्रंथ अकादमी पर आधारित हम देख रहे थे राजस्थान का भूगोल। आज हमारी भूगोल की क्लास नंबर 24 है और टॉपिक है हमारा राजस्थान की जनजातियां एवं जनजातीय क्षेत्र। दोस्तों मित्रों, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर आपको देखने को जरूर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, हमारी क्लास आरबीएसई, एनसीईआरटी और हिंदी ग्रंथ अकादमी, इन तीनों का मिश्रित रूप आपको इस क्लास के अंदर मिलेगा। यानी कि अगर आप 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी, आरबीएसई किताब पढ़ते हैं या हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताब आती है वो पढ़ते हैं, तो उन सब का मिला हुआ रूप यहां पर मिल जाएगा। वो सभी पढ़ो या ये क्लास ले लो आपके सामने। दोस्तों रही बात नोट्सों की या राजस्थान भूगोल की क्लासों की, तो राजस्थान भूगोल के 2 टॉपिक हमारे और बचे हैं, बाकी सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। और ये नोट्स राजस्थान भूगोल है या इतिहास है या कला संस्कृति है या राजस्थानी भाषा है या शैक्षिक परिदृश्य, इन सभी के नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में उपलब्ध है। वहां से जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। अधिक किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, जिससे आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान की जनजातियां हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने जो जनजाति आती है वो है मीणा। दोस्तों कौन सी जनजाति है? मीणा जनजाति। मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मत्स्य या मछली। दोस्तों समझ गए? और मीणा जनजाति के लिए मछली क्या है? निषेध है। इंपॉर्टेंट चीज, चंद्रराज भंडारी के ग्रंथ भगवान महावीर के अनुसार मत्स्य क्षेत्र के शासक मेणा कहलाते थे। मत्स्य क्षेत्र के जो शासक है वो क्या कहलाते थे? मेणा, जो आज अपभ्रंश बनकर मीणा बन गया। दोस्तों मीणु की कुल खापें 24 मानी गई है। एक एक मित्रों जो भी जनजातियां हैं उनसे रिलेटेड ये जो क्लास है इसके अंदर लाइन के अकॉर्डिंग है ये, और हर लाइन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगी। और अभी बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जरूर मिलने वाला है। दोस्तों मीणा जनजाति के धर्मगुरु मुनि मगन सागर के ग्रंथ मीणा पुराण में मीणु की 5200 गोत्रों का उल्लेख है। सीधा क्वेश्चन बन सकता है ना एग्जाम के अंदर, ये इंपॉर्टेंट चीज। आगे चलिए मित्रों, राजस्थान में जनजाति जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है। राजस्थान के अंदर जनजाति जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या किनकी है? मीणाओं की है। दोस्तों राजस्थान में जनजाति जनसंख्या में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाली जनजाति भी कौन सी है? मीणा ही है। 2 क्वेश्चन है ये लाइन से। अब देखिए, डेडिया मीणा, दक्षिणी राजस्थान में निवास करने वाले मीणाओं को डेडिया मीणा कहते हैं। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि डेडिया मीणा किनको कहा जाता है? समझ गए? बुज, मीणा अपने देवी देवताओं को बुज कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, मीणा अपने देवी देवताओं को बुज कहते हैं। दोस्तों पटेल, मीणु में गांव के मुखिया को पटेल कहते हैं। मीणाओं के अंदर जो गांव का मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? पटेल। दोस्तों मीणु में खोदने गुदवाने की प्रथा है, वो क्या है? प्रचलित। दोस्तों टैटू बनाने की। आ गया समझ में? आगे चलिए, बात करते हैं छेड़ा फाड़ना। क्या है ये? यदि कोई विवाहित स्त्री अपने पल्लू को फाड़कर या काटकर अपने पति के हाथ में रख दे तो उसे विवाह विच्छेद या छेड़ा फाड़ना या तलाक कहा जाता है। दोस्तों सीधा आता है क्वेश्चन, आया हुआ भी है। छेड़ा फाड़ना किस जनजाति में प्रचलित है? मीणाओं में। नाता प्रथा, मीणा जनजाति में यह पुनर्विवाह की प्रथा है। यदि कोई विवाहित स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लग जाती है तो उसे नाता कहते हैं। विवाहित स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पति के साथ अगर रहने लग जाती है, दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लग जाती है, उसी को कहते हैं नाता। दोस्तों झगड़ा राशि, क्या है ये? यदि कोई विवाहित स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लग जाती है तो दूसरे पति द्वारा पहले पति को मुआवजे के तौर पर धनराशि देनी होती है, उसे ही झगड़ा राशि कहते हैं। दोस्तों आ गया? नाता प्रथा उसी का रूप है। नाता प्रथा होगी तो वहां पर झगड़ा राशि मिलेगी। दोस्तों आगे चलिए, बात करते हैं प्रमुख वर्गों की मीणाओं की।
मीणों में मुख्यतः दो वर्ग पाए जाते हैं, जमींदार या काश्तकार मीणा और चौकीदार मीणा। जमींदार या काश्तकार मीणा, इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि व पशुपालन है। इन्हें पुरानावासी मीणा भी कहते हैं। जो जमींदार जो खेती करते हैं, जमींदार वही होते हैं। काश्तकार जमींदार एक ही बात है। तो कृषि पालन या पशुपालन इनका मुख्य है और इनको पुरानावासी मीणा भी कहते हैं। चौकीदार मीणा, इनका मुख्य व्यवसाय राजाओं व जागीरदारों के महलों व धन की चौकीदारी करना है और इन्हें नयावासी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? नयावासी मीणा कहा जाता है। मीणाओं की आराध्य देवी जीण माता रेवासा सिक्कर है। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, मीणों के आराध्य देव बूरिया बाबा गौतम ऋषि है दोस्तों, और यही बूरिया बाबा है। मीणा जनजाति के लोग बूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। समझ गए? मीणा जाति के लोग बूरिया बाबा या गौतम ऋषि की कभी भी झूठी कसम नहीं खाते दोस्तों। बूरिया बाबा का मेला सिरोही में प्रतिवर्ष लगता है। बूरिया बाबा मेला कहां पर लगता है? सिरोही में प्रतिवर्ष दोस्तों। समझ गए? यहां से यह थी मीणा जनजाति। अगली 2 नंबर पे हमारे जो जनजाति आ रही है वो आ रही है भील जनजाति। देखिए, राजस्थान के भील बाहुल्य क्षेत्रों में भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ आदि जिले भील बाहुल्य क्षेत्र है। भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़। भीलों में बागड़ी या भीली बोली, जो बोली या भाषा है वो बोली जाती है, बागड़ी हो या भीली। भीलू के छोटे गांव को फला और बड़े गांव को पाल कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप। भीलू के छोटे गांव को फलान व बड़े गांव को पाल कहा जाता है। भीलू के एक गांव में एक ही वंश की शाखा होती है जिसे पाल, फलां या डाणी कहते हैं। पाल के मुखैया को पालवी कहते हैं। पाल के मुखैया को क्या कहते हैं? पालवी। यानी एक गांव में एक ही वंश की शाखा है, उस वंश का जो मुखिया है उसको पालवी कहेंगे। अब देखिए, खोइतू किसको कहते हैं भीलों के अंदर? लंगोटिया भील कमर में जो लंगोटी पहनते हैं उसको खोइतू कहते हैं। भील भी 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से लंगोटिया भील है, जो कमर पे लंगोटी पहनते हैं, उसको खोइतू कहा जाता है दोस्तों। आगे चलिए, बात करते हैं यहां पे कछाऊ की। कछाऊ इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, यहां से भी सीधा क्वेश्चन बन सकता है, कछाऊ से भी। थोड़ा ध्यान से इसको देखना होगा आपका। कछाऊ किसको कहा जाता है दोस्तों? भील स्त्रियां घुटनों तक जो घाघरा पहनती है उसे कछाऊ कहते हैं। भील स्त्रियां घुटनों तक जो घाघरा पहनती है उसे क्या कहते हैं? कछाऊ दोस्तों। ओढ़नी या लुगड़ी भील स्त्रियों द्वारा पहनी जाने वाली ओढ़नी होती है। समझ गए? भील स्त्रियों में ताराभात की ओढ़नी अत्यधिक लोकप्रिय है। इंपॉर्टेंट चीज, भील स्त्रियों में ताराभात की ओढ़नी है वो क्या है? अत्यधिक लोकप्रिय ओढ़नी मानी जाती है। तीरिया, भीलों में विवाह के अवसर पर दुल्हन द्वारा जो पीले रंग का लहंगा पहना जाता है उसे तीरिया कहते हैं। सीधा क्वेश्चन आ गया, तीरिया क्या है? तो क्या करोगे? भीलों में दुल्हन के द्वारा पीले रंग का जो लहंगा शादी के समय पहना जाता है उसे ही तीरिया कहा जाता है। पुरुषों के वस्त्रों में देखिए, भील पुरुषों के वस्त्रों में धोती, बंडी, पगड़ी तथा अंगोछा कमर में लपेटते हैं दोस्तों। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली धोती, कुर्ता, अंगरखी को ढेपाड़ा कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढेपाड़ा। पुरुषों के द्वारा भीलों के अंदर जो धोती, कुर्ता, अंगरखी पहना जाता है उसी को क्या कहते हैं? ढेपाड़ा कहते हैं दोस्तों। आगे चलिए, भील पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र फालू है। भील पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र को फालू कहते हैं। पोत्या, ये भील पुरुषों द्वारा सिर पर पहना जाने वाला सफेद साफा या पगड़ी होती है। जो भील पुरुष है वो सिर पर जो साफा, जो पगड़ी पहनते हैं उसी को पोत्या कहते हैं दोस्तों। बात करते हैं पोतीदा भीलों की। किनकी? पोतीदा भीलों की। धोती, बंडी और पगड़ी पहनते हैं। पोतीदा भील है, धोती, बंडी व पगड़ी पहनते हैं दोस्तों। फेंटा, भील पुरुषों द्वारा सिर पर पहना जाने वाला पीला, लाल या केसरिया रंग का साफा फेंटा कहलाता है पोतीदा भीलों के अंदर। किनमें? पोतीदा। लंगोटिया भीलों का तो हमने पहले देख लिया। सीरिया,
ये सिंदूरी या पीले रंग का पहनावा है जिसे विवाह के अवसर पर भील स्त्रियां पहनती है। सिंदूरी या पीले रंग का होता है, विवाह के अवसर पर भील स्त्रियां, पोतीदा भीलों की स्त्रियां पहनती है, उसी को कहा जाता है सीरिया दोस्तों। आगे चलिए पोतीदा भीलू के बारे में और देख लें। डारिया, भीलू के घरों के बाहर ही बैठक के ब्राह्मदेव को डारिया कहते हैं। भीलू के घरों का बाहर का जो बैठक का ब्राह्मदा होता है उसको क्या कहते हैं? डारिया। याद रखना आपको। भीलू में विवाह के अवसर पर दुल्हन द्वारा पहने जाने वाला पीले रंग का लहंगा होता है, उसे पीरिया या तीरिया कहते हैं, जो हमने पहले भी देख लिया दोस्तों। बात करें परिजनी, भील स्त्रियों द्वारा पैरों में पहने जाने वाली पीतल की मोटी चूड़ियां परिजनी होती है। भील स्त्रियों द्वारा पैरों में पहनी जाने वाली पीतल की मोटी चूड़ियां परिजनी होती है। भीलों में प्रचलित नृत्यों में हाथीमना, गौरी, गेर व नेजा नृत्य प्रमुख है। भीलों में प्रचलित नृत्यों में हाथीमना, गौरी, गेर व नेजा दोस्तों। हाथीमना नृत्य विवाह के अवसर पर भीलों द्वारा किया जाता है। गौरी नृत्य बूढ़िया देवता की आराधना में भीलों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों। समझ गए? अब बात आती है नाता की, जो हमने मीणाओं में भी देखी थी, वही चीज है। यह एक विवाह समझौता है जिसमें एक विधवा स्त्री का विवाह किसी अन्य पुरुष से कर दिया जाता है, जिसे दुल्हन को चुंदड़ी ओढ़ाना भी कहते हैं। जिसे दुल्हन को चुंदड़ी ओढ़ाना के नाम से भी जाना जाता है, नाता है उसको भी कहा जाता है। नाता प्रथा को मारवाड़ में चूड़ी पहनना भी कहते हैं। मारवाड़ के अंदर जो नाता प्रथा है इसको कहते हैं कि उस महिला ने उसकी चूड़ी पहन ली, या चूड़ी पहनना दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए बात करते हैं कु क्या होता है भीलू में। भीलू के घरों को कु कहते हैं। भीलू के घरों को कु कहते हैं और भील अपने घरों को टापरा भी कहते हैं, तथा घर के बाहर बने बरामदे को डालिया कहा जाता है। भील महुआ की शराब व ताड़ का रस बड़े चाव से पीते हैं। महुआ की शराब बनाते हैं वो, और दूसरा है क्या? ताड़ का रस, बड़े चाव के साथ इसका सेवन करते हैं। भीलों में पितर सतात्मक व संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है, और परिवार का मुखिया कौन होता है? पिता होता है दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं भीलों के बारे में। भीलों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। भील जनजाति में अंतर्विवाह नहीं करते हैं। भील जनजाति में आपको अंतर्विवाह नहीं मिलेगा। भीलू में एक विवाह व बहुविवाह दोनों प्रथाएं प्रचलित है। एक विवाह भी हो सकता है, बहुविवाह भी हो सकता है। भीलों में विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष द्वारा रखा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज, भीलों में विवाह का प्रस्ताव किसके द्वारा? वर पक्ष के द्वारा। देखिए दापा। भीलों में विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को जो धन दिया जाता है उसे दापा या कन्या मूल्य कहते हैं। थोड़ा ध्यान से देख लेना इसको, दहेज की बात नहीं हो रही है यहां पे। दहेज तो वर पक्ष को दिया जाता है ना, वधु पक्ष की ओर से। यहां पे देखिए भीलों में विवाह के अवसर पर वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को जो धन दिया जाता है, उल्टा है ये, और इसी को दापा कहते हैं या कन्या मूल्य कहते हैं दोस्तों। भीलों में विधवा विवाह का प्रचलन भी है, लेकिन छोटे भाई की पत्नी से बड़ा भाई विवाह नहीं कर सकता। विधवा विवाह प्रचलन है, लेकिन अगर छोटा भाई है, उसके किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो उसका बड़ा भाई छोटे भाई की जो पत्नी थी उसके साथ विवाह नहीं कर सकता, बाकी कर सकते हैं। हाथी बेंडो प्रथा। हाथी बेंडो प्रथा ये भीलों में पाई जाने वाली एक वैवाहिक प्रथा है दोस्तों। हाथी बेंडो प्रथा दोस्तों। अब देखिए बात करते हैं भीलों के विवाहों की, तो एक आता है अपहरण विवाह दोस्तों। ये भीलों में विवाह की सह पलायन प्रथा है, जिसमें लड़का लड़की भागकर 2-3 दिनों के बाद वापस गांव में आने पर उनके विवाह को स्वीकार कर लिया जाता है। अपहरण प्रथा, अपहरण नहीं किया जाता इसमें। अगर लड़का और लड़की रजामंदी के साथ दोनों भागते हैं और 5, 4, 2, 3 एक दिन बाद वापस गांव में आते हैं, तो उनकी शादी को स्वीकार किया जाता है। भील कभी भी केसरियानाथ जी, ऋषभदेव जी, कालाबाउसी या कालाजी के चढ़ी केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते हैं। सीधा क्वेश्चन आया एग्जामों में, कम से कम 5 से 6 बार राजस्थान में आ चुका है ये क्वेश्चन। भील किनकी जो है चढ़ी केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते हैं? केसरियानाथ जी, ऋषभदेव जी, कालाबाउसी या कालाजी।
बीलों को गोदने गुदवाने का बहुत शौक होता है मीणाओं की तरह, मीणाओं में था ना उसी प्रकार दोस्तों। बात करें बीलों के प्रमुख त्योहारों की तो देखिए, बीलू का प्रमुख त्योहार होली है दोस्तों। बिलुड़ा गांव की परंपरा राड खेलना होली प्रसिद्ध है। राड खेलना होली में पत्थरों से होली खेली जाती है। डूंगरपुर के कुछ क्षेत्रों में बीलू द्वारा गोबर के कंडू से होली खेली जाती है, जो क्या एक परंपरा है। बिलुड़ा गांव है, वहां पर राड खेलना पत्थरों के द्वारा होली खेली जाती है, जबकि डूंगरपुर के कुछ भागों में गोबर के जो कंडे होते हैं उनके द्वारा भी होली खेली जाती है। बेलाना, बीलू में यात्रियों के मार्गदर्शक को बेलाना कहते हैं। बीलू के अंदर यात्रियों का जो मार्गदर्शक होता है उसको बेलाना कहते हैं। बील हमेशा अपने घर आए शत्रु का भी सम्मान करते हैं तथा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। इंपॉर्टेंट चीज। अब देखिए बात करते हैं फायरे फायरे की, बहुत बार सुनाई। ये बीलू का रणघोष है दोस्तों। कब? जब कभी विपदा में होते हैं तो ढोल बजाकर या किलकारी मारकर सभी बीलू को अपने अस्त्र शस्त्र के साथ इकट्ठा कर लेते हैं तथा फायरे फायरे रणघोष के साथ दुश्मन पर हमला कर देते हैं। यह है फायरे फायरे रणघोष। भगत, बीलू में धार्मिक संस्कार संपन्न करवाने वाले व्यक्ति को भगत या महाराज कहते हैं तथा धार्मिक कार्य करवाने वाले को यजमान कहा जाता है दोस्तों। बात करें ब्राड़ी, बीलू में विवाह के अवसर पर जिस लोक देवी का भित्ति चित्र बनाया जाता है उसे ब्राड़ी कहते हैं और इंपॉर्टेंट बन सकता है। बीलू में विवाह के अवसर पर लोक देवी का भित्ति चित्र कहलाता है क्या? बराड़ी दोस्तों। बात करते हैं आगे चलकर बेणेश्वर मेला की। यह आदिवासियों का कुंभ है दोस्तों। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर जिले में स्थित है, जहां सोम माही जाकम नदियों का संगम है। और बेणेश्वर डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है, जिसको हम बेणेश्वर मेला कहते हैं। इनके अलावा गोटिया अंबा का मेला, यह मेला बांसवाड़ा जिले के गोटिया अंबा नामक स्थान पर लगता है। गोटिया अंबा मेला बीलू का सबसे बड़ा मेला माना जाता है दोस्तों। तो मीणा और उसके बाद भील, दो जनजातियां हमने पढ़ ली है। तीसरी जनजाति की ओर हम बढ़ते हैं तो हमारे यहां आती है ग्रासिया जनजाति दोस्तों। ग्रासियों का मूल क्षेत्र भाकर क्षेत्र यानी आबू रोड सिरोही को माना जाता है। ग्रासिया जनजाति के क्षेत्रों में दक्षिणी राजस्थान, सिरोही, पाली, उदयपुर जिलों में है। देखिए सिरोही में आबू रोड पिंडवाड़ा तहसील है, वहां पर पाली में बाली तहसील के अंदर, और उदयपुर में कोटड़ा व गोगुंदा तहसील है। यहां पर आपको ग्रासीय बाहुल्य क्षेत्र मिलेगा दोस्तों। समझ गए? तो ग्रासिया राजस्थान में कहां पर है, कौन से जिलों में है, कौन से जिलों की कौन सी तहसीलों में है, यह आपके सामने आ गया है। अब आगे चलिए मित्रों, बात करते हैं सबसे पहले गेर की। ग्रासिया जनजाति के लोग अपने घर को गेर कहते हैं। ग्रासिया जनजाति के लोग अपने घर को गेर कहते हैं। सहलोत या पालवी, ग्रासिया लोग अपने मुखैया को सहलोत या पालवी कहते हैं। ग्रासिया लोग अपने मुखैया को क्या कहते हैं? सहलोत या पालवी दोस्तों। बात करें फालिया, ग्रासिया लोग गांव की सबसे छोटी इकाई को फालिया कहते हैं। गांव की सबसे छोटी इकाई फालिया कहलाती है। बात करते हैं हुर्रे, ग्रासियों में मृत्यु के बाद जो स्मारक बनाया जाता है उसे हुर्रे कहते हैं। मृत्यु का स्मारक, मृत्यु पर जो स्मारक बनाया जाता है ना, उसको ग्रासियों के द्वारा क्या कहा जाता है? हुर्रे दोस्तों। गेंटी, ग्रासिया लोग अपने घर में जो हाथ चक्की रखते हैं उसे गेंटी कहते हैं। हाथ चक्की को ही ग्रासिया गेंटी कहते हैं दोस्तों। ग्रासियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन आज तक सबसे ज्यादा बना है वो बना है नक्की झील को लेकर। नक्की झील, यह झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है, जो ग्रासियों का सबसे पवित्र स्थान है दोस्तों। तथा यहां ग्रासिया लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते हैं। किसमें? नक्की झील, माउंट आबू में। जब कभी घूमने जाओ ना तो वहां पर देख लेना। बात करें मोर, ग्रासिया जनजाति के लोग मोर को आदर्श मानते हैं। क्या मानते हैं? आदर्श। ग्रासिया सफेद पशुओं को भी क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं दोस्तों। ग्रासिया जनजाति के लोग चटकीले वस्त्र पहनने के तथा गोदने गुदवाने के भी शौकीन होते हैं। भील हो, मीणा हो, ग्रासिया हो, सब क्या है? गोदने गुदवाने के शौकीन है। ग्रासिया जनजाति के जो लोग हैं वो चटकीले चमकीले टाइप के जो कपड़े होते हैं ना वो पहनते हैं दोस्तों। आगे हैं पूठियो या झूलकी। पूठियो या झूलकी, ये ग्रासिया पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला कमीज होता है।
ग्रासिया पुरुषों के द्वारा जो कमीज पहना जाता है उसको पूठियो या झुलकी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आगे चलिए, आगे है मुरक्की या झेले। मुरक्की या झेले दोस्तों, ग्रासिया पुरुषों द्वारा कान में पहने जाने वाले आभूषणों को मुरक्की कहते हैं। ग्रासिया पुरुषों के द्वारा जो कान के अंदर आभूषण पहने जाने उनको मुरक्की कहते हैं। बात करें हसली या पतरला की, ग्रासिया पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषणों को हसली या पतरला कहते हैं दोस्तों। ग्रासियों के बांसुरी, नगाड़ा और अलगोजा प्रमुख वाद्य यंत्र है। बांसुरी, नगाड़ा और अलगोजा। सोहरी, ग्रासिया अनाज भंडारण की कोठी को सोहरी कहते हैं। अनाज भंडारण की जो कोठी होती है उसको सोहरी कहते हैं। कौन? ग्रासिया दोस्तों। बील ग्रासिया, देखिए यहां पे दो चीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एक है बील ग्रासिया, दूसरा है गमेती ग्रासिया। कौन है ये? देखिए, जब कोई ग्रासिया पुरुष या बील महिला का विवाह होता है, ग्रासिया तो है पुरुष और बील है महिला, तो उनके परिवार को बील ग्रासिया कहेंगे। और गमेती ग्रासिया, जब कोई ग्रासिया तो स्त्री है और बील पुरुष है, उसका विवाह होता है, तो उसके परिवार को गमेती ग्रासिया कहते हैं। क्या कहते हैं? गमेती ग्रासिया दोस्तों। ग्रासियों का परिवार पितृसत्तात्मक होता है दोस्तों। ग्रासियों के प्रमुख नृत्यों में लूर है, वालर है, घूमर है, मांदल है, गेर है, कूद है, जवारा है, मोरिया है। लूर, वालर, घूमर, मांदल, गेर, कूद, जवारा, मोरिया। ग्रासियों के प्रमुख नृत्य हैं ये। समझ गए? यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ग्रासियों में कुंवारी लड़कियां लाख की चूड़ियां पहनती है और विवाहित स्त्रियां हाथी दांत की चूड़ियां पहनती है। इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जो कुंवारी लड़कियां हैं वो तो लाख की चूड़ियां पहनेगी, और जिनकी शादी हो चुकी है, जो विवाहित स्त्रियां हैं, वो हाथी दांत की चूड़ियां पहनती है ग्रासियों में। आगे चलिए, आगे देखिए ग्रासियों के बारे में। आगे है ग्रासियों के बारे में हेलरू। ये ग्रासिया समाज की एक सहकारी संस्था है। इंपॉर्टेंट बन सकता है हेलरू क्या है? ग्रासिया समाज की एक सहकारी संस्था दोस्तों। ग्रासियों में प्रचलित प्रमुख विवाह में मोरबंदिया विवाह, मेलबो विवाह, ताड़ना विवाह, सेवा विवाह, ये प्रमुख विवाह है। चारों विवाहों के बारे में बता दूंगा मैं आपको आगे। तो देखिए, सबसे पहले मोरबंदिया विवाह। यह विवाह हिंदुओं के ब्रह्म विवाह की तरह ही होता है। इस विवाह में वर वधू मिलकर चंवरी के फेरे लेते हैं और इस प्रकार के विवाह में ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं। तो ये मोरबंदिया तो हिंदुओं का ब्रह्म विवाह हो गया। दूसरा है मेलोबो विवाह, मेलेबो विवाह। ग्रासियों में प्रचलित ये एक विवाह की प्रथा जिसमें वधु के घर बारात बुलाने के बजाय वधु को सीधे ही वर के घर छोड़ आते हैं दोस्तों। तो मोरबंदिया और मेलोबी तो हो गया, बचा ताड़ना और सेवा विवाह। आगे चलिए, ग्रासिया जनजाति में ब्राह्मण द्वारा फेरे करवाने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए, बात करें ताड़ना विवाह की। यदि किसी लड़की को लड़के द्वारा छू लेने पर पंचों द्वारा कन्या मूल्य तय कर लड़की पक्ष व पंचों को दंड देकर लड़की से विवाह कर अपने घर ले जाते हैं। ताड़ना विवाह में कोई लड़का अगर लड़की को छू लेता है तो वो लड़का जो पंच कन्या मूल्य तय करते हैं, वो मूल्य जो कन्या का पक्ष है और जो पंच है उनको देगा वो लड़का है वो, और फिर वो लड़की को अपने घर लेकर चला जाएगा। इसको ही कहते हैं ताड़ना विवाह। समझ गई? ताड़ना, समझो ताड़ना से। अगला है आटा साटा। सेवा विवाह आगे आ जाएगा। आटा साटा एक कुप्रथा है दोस्तों, वैसे तो हम माने तो इसको ग्रासियों में, और ये आटा साटा ग्रासियों में नहीं, आजकल कोई सा भी समाज हो उसमें आपको दिखाई दे जाएगी, कोई भी जाति हो उसमें दिखाई दे जाएगी। ये ग्रासियों में प्रचलित विवाह की प्रथा है जिसमें अपनी लड़की के बदले उसी परिवार से किसी लड़की को अपने घर की बहू बनाना। इधर लड़का और लड़की, इधर लड़का और लड़की, ये लड़की इस लड़के को, ये लड़की इस लड़के को। आटा साटा। समझ गए? सेवा विवाह ग्रासियों में प्रचलित विवाह की एक प्रथा है जिसमें वर घर जवाई बनकर अपने ससुराल में ही रहता है। सेवा विवाह यानी अपने सास ससुर की सेवा वर द्वारा करना दोस्तों। कांदिया या मेघ।
ग्रासिया लोग मृत्यु भोज को कांदिया कहते हैं। कांदिया एक में किसको कहते हैं? मृत्यु भोज को कहते हैं दोस्तों। आगे चलिए ग्रासियों के बारे में। ये लोग शिव, भैरव व दुर्गा के क्या होते हैं? उपासक होते हैं। कौन? ग्रासिया। ग्रासिया अंधविश्वासी होते हैं और ग्रासिया लोगों के त्योहारों का आगमन आकातीत से होता है। ग्रासियों में त्योहारों का आगमन आकातीत से होता है। ग्रासियों के प्रमुख त्योहारों में होली व गणगौर है। प्रमुख त्योहार कौन से हैं? होली व गणगौर दोस्तों। मणखारो मेलो, ग्रासियों का यह मेला पंचमहल गुजरात में आयोजित होता है, जिसको मनखारो मेलो कहते हैं। बहुत अधिक ज्यादा में भीड़ होती है, इसी वजह से मनखारो मेलो, मनख यानी मनुष्य, मनुष्यरा मेला। ग्रासियों के अन्य प्रमुख मेलों में काटेश्वर का मेला अंबाजी, चेतर विचित्र मेला कोटड़ा कोसीना देलवाड़ा में, गणगौर मेला शियावा गांव, बाकर बावसी का मेला, नेवटी मेला व ऋषिकेश का मेला, ये ग्रासियों के प्रमुख मेलों के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए और यहां से सीधा क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। ये थे ग्रासिया जनजाति। आगे चलते हैं नेक्स्ट जनजाति की ओर, तो हमारे आती है सहरिया जनजाति। सहराना, सबसे पहले शहरियों की बस्ती को सहराना के नाम से पुकारा जाता है। शहरियों की बस्ती सहराना कहलाती है दोस्तों। सहरिया जनजाति के गांव को सहरोल कहते हैं। सहराना बस्ती, गांव सहरोल दोस्तों। सहरिया अपने घर को टापरी कहते हैं। सहरिया अपना घर है उसको टापरी कहते हैं। सहरिया जनजाति के घर प्रकीर्ण नहीं होते हैं, यानी कि लकड़ी के बने होते हैं। ये नहीं है कि सीमेंट ईंट पत्थर के बने होते हैं। ये अपने घर घास बांस लकड़ी मिट्टी पत्थर से बनाते हैं। ये लोग पेड़ों पर बने घर या मचान नुमा घरों को गोपना, कोरुआ, टोपा आदि नामों से जानते हैं। पेड़ों पर बने हो या मचान नुमा जो जगह होती है वहां पर जो घर बने होते हैं उनको कहते हैं ये गोपना, कोरुआ या टोपा दोस्तों। समझ में आ गया? आगे है बंगला या हताई। बंगला या हताई, शहरियों के गांव के बीच में एक झोपड़ी नुमा सामुदायिक घर होता है जिसे ये लोग बंगला या हताई कहते हैं। यानी पूरा गांव है ना, ये गांव हो गया, इसके बीच में बनाया जाता है जिसमें जब भी समय मिले आराम से बैठकर वहां पे बातें करें। हताई, हताई यानी बातें करना, उसी को कहते हैं बंगला या हताई। आगे चलिए, चौरासिया पंचायत, शहरियों की सबसे बड़ी पंचायत चौरासिया पंचायत है दोस्तों, जिसकी बैठक वाल्मीकि आश्रम सीताबाड़ी 12 में होती है। और वाल्मीकि आश्रम को शहरियों का तीर्थ स्थल माना जाता है। वाल्मीकि आश्रम सीताबाड़ी 12 में है, शहरियों का तीर्थ स्थल उसको माना जाता है और यहीं पर चौरासिया पंचायत होती है। इनकी मुख्य उपज व खाद्यान्न है जवार दोस्तों। शहरिया भोजन में जवार मक्का की रोटी, मिट्टी लापसी, फुआर व चूरमा बाटी अधिक पसंद करते हैं। शहरियों का सबसे बड़ा मेला सीताबाड़ी मेला 12 में आयोजित होता है, जो वैशाख की अमावस्या को लगता है। शहरियों का सबसे बड़ा मेला सीताबाड़ी का मेला है जो 12 के अंदर लगता है दोस्तों। कपिलधारा का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, जिसे शहरियों का कुंभ कहते हैं। कपिलधारा का मेला कार्तिक पूर्णिमा को, और शहरियों का कुंभ किसको कहते हैं? बहुत बार आया एग्जामों में, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलिए, शहरिया जनजाति के लोग वाल्मीकि जी को अपना आदि गुरु मानते हैं। शहरिया जनजाति के लोग वाल्मीकि जी को अपना आदि गुरु मानते हैं। कुशीला तथा भंडेरी, शहरिया अपने घरों में मिट्टी से बनी अनाज की छोटी कोटी को कुशीला व बड़ी कोटी को बंडेरी कहते हैं। दो क्वेश्चन है यहाँ पे। शहरिया के लोगों के घरों में जो अनाज रखने की मिट्टी की बनाई जाती है कोटियां, उनमें जो छोटी कोटी होती है उसको तो कुशीला, और जो बड़ी कोटी होती है अनाज रखने की उसको बंडेरी के नाम से जानते हैं दोस्तों। आगे देखिए, कोड़िया देवी शहरियों की कुलदेवी है। कोड़िया देवी शहरियों की कुलदेवी कौन है? कोड़िया देवी दोस्तों। समझ गए? शहरियों में स्त्री पुरुष एक साथ नृत्य में भाग नहीं लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा क्वेश्चन। शहरिया लोग मृतक को श्राद्ध नहीं मानते हैं। श्राद्ध सुना आपने? तो शहरिया लोग मृतक के श्राद्ध नहीं मानते। कोतवाल, शहरिया अपने गांव के मुखिया को कोतवाल कहते हैं। शहरिया के अंदर जो गांव का मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? कोतवाल कहते हैं दोस्तों। शहरियों के विवाह में वर द्वारा, शहरियों के विवाह में वर के द्वारा 6 फेरे वधू के चारों ओर लेने होते हैं।
तथा एक फेरा वर के चारों ओर वधु लेती है। यानी कि देखिए, ये वर, ये वधु, ये वर है ना, ये 6 फेरे वर वधु के चारों ओर लेगा, और फिर जो वधु है वो एक फेरा किसके चारों ओर लेगी? वर के चारों ओर लेगी। सेरिया में कन्या की गोद में मीठा रखकर सगाई पक्की करने की प्रथा रोचक होती है। जो कन्या है उसकी गोद में मीठा रखकर, यानी कुछ मिठाई रखकर सगाई पक्की की जाती है दोस्तों। मेले में जीवन साथी चुनने की प्रथा शहरियों में बहुत प्रचलित है। यह क्वेश्चन आया हुआ है, किस जनजाति के द्वारा अपने जीवन साथी की तलाश मेलों के अंदर की जाती है? शहरियों के द्वारा। शहरिया स्वभाव में संतोषी, हिंसा व अपराध से दूर, स्वभाव के पक्के तथा कभी भी भीख नहीं मांगते हैं। कौन? शहरिया दोस्तों। शहरियों के पुरुष वस्त्रों में अंगरखी यानी सलूका जिसको कहते हैं, धोती जिसको पंचा कहते हैं, और साफा होता है दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पे खपटा की। खपटा क्या होता है? शहरियों के पुरुषों द्वारा सिर पर पहने जाने वाले साफे को खपटा कहते हैं। शहरिये पुरुष होते हैं, उनके द्वारा सिर पर पहने जाने वाला साफा खपटा कहलाता है। शहरियों की महिलाओं के वस्त्रों में सलूका, कब्जा, लूगड़ा, रेजा व घाघरा आदि प्रमुख है दोस्तों। बात करें दारी संस्कार की। दारी संस्कार क्या है? शहरिया जनजाति में दारी संस्कार प्रचलित है। इस संस्कार में मृत्यु के तीसरे दिन शाम को अस्थियों व राख को ढककर सुबह पदचिन्ह देखकर पुनर्जन्म की योनि देखते हैं। तीसरा दिन होता है मृत्यु का। उस दिन जो अस्थियां होती है, जो राख होती है, जलाने के बाद अस्थि को, जो मृत्यु हुई है उसको जब जला दी जाती है बॉडी को, तो उसको ढक दिया जाता है। फिर अगले दिन, चौथे दिन सुबह वहां पर देखा जाता है, पदचिन्ह देखे जाते हैं, तो उससे ये पता करते हैं कि अगले पुनर्जन्म में इसकी योनि क्या रहेगी, पुरुष महिला। समझ गए आप? तो यह है शहरिया जनजाति दोस्तों। अगली जनजाति कंजर जनजाति दोस्तों। राजस्थान में कंजर जनजाति मुख्यतः कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, अलवर, बारा, सवाईमाधोपुर, उदयपुर व अजमेर आदि जिलों में निवास करती है। इन जिलों में आपको कंजर जनजाति मिलेगी। देखिए, पटेल, कंजरों में पटेल का प्रमुख स्थान होता है, जो इनके गांव का मुखिया होता है। कंजरों में पटेल ही सब कुछ है, गांव का मुखिया ही सब कुछ है दोस्तों। इनको मोर का मांस बहुत प्रिय होता है। किनको? कंजरों को दोस्तों। कंजर जनजाति में शव को गाड़ने की प्रथा है, जलाते नहीं है, शव को गाड़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, हाकम राजा का प्याला। कंजर लोग हाकम राजा का प्याला पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलते। कंजरों से अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कंजर जनजाति के लोगों को हाकम राजा का प्याला पिला दीजिए, सच बोलेंगे वो। दापा। कंजरों में विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को जो कन्या मूल्य दिया जाता है उसे दापा कहते हैं, तथा उसे तलाक होने पर वापस नहीं लेते हैं। खोसनी। कंजर औरतें कमर में एक विशेष प्रकार का वस्त्र, घाघरा तथा चुस्त पायजामा पहनती है, जिसे खोसनी कहते हैं। यह कभी भी मकान में दरवाजे नहीं लगाते हैं, लेकिन पीछे वाले बाग में एक खिड़की बनाते हैं जो मुसीबत में भागने में काम आती है। मकान है, ये मकान मान लीजिए, तो इसमें जो ये पीछे वाली दीवार है ना, इसमें खिड़की मिलेगी आपको कंजरों के। जब भी मुसीबत आए उस खिड़की से भाग जाएं दोस्तों। आगे देखिए कंजरों के बारे में। कंजरों का प्रमुख वाद्य यंत्र मंजीरा व ढोलक है। क्या है? मंजीरा व ढोलक। कंजरों की कुलदेवी जोगणिया माता है। कंजरों की कुलदेवी है जोगणिया माता, चौथ माता। कंजरों की आराध्य देवी चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर है दोस्तों। ये रक्तदंजी माता शंतूर बूंदी में जिनका मंदिर है उनकी पूजा करते हैं, रक्तदंजी माता की दोस्तों। कंजरों के आराध्य देव हनुमान जी। कंजरों के आराध्य देव कौन है? हनुमान जी दोस्तों। अब देखिए कंजरों के अंदर है पाथी मांगना। जब कंजर लोग चोरी, डकैती, लूटमार या अन्य गलत काम करने से पूर्व ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं, उसे पाथी मांगना कहते हैं। कंजरों में मरते हुए व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालना भी एक रिवाज। जब भी कोई व्यक्ति मर रहा होता है तो उसके मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है कंजरों के अंदर दोस्तों। यह हो गई कंजर जनजाति। अगली जनजाति है सांसी जनजाति दोस्तों। और यहां से जो सर्वाधिक सांसी जनजाति से क्वेश्चन बनकर एग्जाम में आता है वो ये रहा। सांसी जनजाति का राजस्थान में निवास क्षेत्र मुख्य रूप से भरतपुर के कुछ भागों में है, जहां ये
खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं। सांसी जनजाति सर्वाधिक किस जिले में है? भरतपुर के अंदर। राजस्थान में यह अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल है दोस्तों। अनुसूचित जाति में आती है सांसी। भाकर बाऊजी, इंपॉर्टेंट चीज, सांसी लोग भाकर बाऊजी को अपना संरक्षक देवता मानते हैं। किनको? भाकर बाऊजी को। कुकड़ी की रस्म, ये क्वेश्चन भी बहुत आया, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में, या कुकड़ी की रस्म क्या होती है? 3 या 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। सांसी जनजाति में एक कुकड़ी की रस्म होती है जिसमें विवाह के बाद लड़की को अपनी पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ती है दोस्तों। आ गया समझ में? आगे चलिए, आगे आ रही है सगाई की रस्म। सांसी जनजाति में सगाई की रस्म अनोखे ढंग से होती है जिसमें 2 खानाबदोश समूह के मिलन पर नारियल के गोले का लेन देन कर विवाह तय माना जाता है दोस्तों। सांसी जनजाति में विवाह खोपरे की गिरी के लेन देन मात्र से ही हो जाता है। खोपरा, और खोपरे के अंदर जो हम खोपरे को खाते हैं, नारियल, नारियल का जो गोल भाग होता है ना अंदर वाला, उसके अंदर जो गिरी होती है ना, उसके लेन देन से विवाह किया जाता है। सांसी अपने विवादों का फैसला एक हरिजन से करवाते हैं। सांसियों का विवाद का फैसला कौन करते हैं? हरिजन दोस्तों। यह है सांसी जनजाति। अगली जनजाति हमारी आती है डामोर जनजाति दोस्तों। गुजरात तथा राजस्थान की सीमा पर इस जनजाति का विस्तार सर्वाधिक है। गुजरात राजस्थान सीमा पर डामोर जनजाति मुख्यतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर जिलों में है तथा अजमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, चूरू, श्रीगंगानगर जिलों में भी निवास डामोर जाति के लोग करते हैं दोस्तों। डामोर जनजाति का सर्वाधिक विस्तार सिमलवाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर में है। सिमलवाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर के अंदर है, वहां पर सर्वाधिक डामोर है दोस्तों। इसलिए सिमलवाड़ा क्षेत्र को डामरिया क्षेत्र भी कहते हैं। डामोर या डामरिया क्षेत्र, सिमलवाड़ा क्षेत्र। सीधा आ गया कि डामरिया क्षेत्र किसको कहते हैं? सिमलवाड़ा क्षेत्र को। डामोरों में बहुविवाह, विधवा विवाह व नाता प्रथा प्रचलित है। एक तो बहुविवाह, एक विधवा विवाह, एक नाता प्रथा, आज तो सब में प्रचलित है। आगे चलिए, डामोरों में विवाह के पश्चात लड़का अपने परिवार से अलग रहने लग जाता है तथा माता पिता सबसे छोटे बेटे के साथ रहते हैं। एक बेटा तो अलग बात, 2 या 3 या 4 या 5 बेटे हैं ना, तो ऐसी स्थिति में जो सबसे छोटा बेटा है वो माता पिता के साथ रहेगा, बाकी जैसे ही शादी होगी अलग रहने लग जाते हैं डामोरों में। आगे देखिए, डामोरों के अंदर इनके प्रमुख मेलों में छेला बाउसी का मेला है पंचमहल गुजरात में तथा ग्यारसी की रेवड़ी का मेला डूंगरपुर है दोस्तों। डामोर जनजाति में दाबा प्रथा प्रचलन है जिसमें वर पक्ष द्वारा लड़की के पिता को दंड दिया जाता है। डामोर जनजाति में पुरुष भी स्त्रियों की तरह गहने पहनते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये, मुखी क्या होता है? डामोर समुदाय के मुखिया को मुखी कहते हैं। डामोर समुदाय का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? मुखी, जो झगड़े का निपटारा पंचायत में करता है दोस्तों। और डामोरों के गांव की सबसे छोटी इकाई को फला कहते हैं। डामोरों के गांव की सबसे छोटी इकाई फला कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट हमारी जो जनजाति आती है वो है कथोड़ी जनजाति दोस्तों। देखिए, इस जनजाति का निवास क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में उदयपुर जिले की कोटड़ा, जाडोल व सरड़ा तहसीलों में तथा 12 जिले में है। उदयपुर जिले के अंदर कोटड़ा, जाडोल और सरड़ा तहसील और 12 जिले, वहां पर आपको कथोड़ी जनजाति देखने को मिलेगी दोस्तों। इनका जीविका उपार्जन का प्रमुख साधन खेर की पेड़ों से, इनका जीविका उपार्जन का प्रमुख जो साधन है वो है खेर के पेड़ों से कत्ता तैयार करना, इसलिए इन्हें कथोड़ी कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? कथोड़ी दोस्तों। ये लोग खेर के पेड़ से कत्ता तैयार करना, विभिन्न वन उपजों को एकत्रित करना, मछली पकड़ना, मकान बनाना, कृषि कार्य करने जैसे व्यवसाय करने में संलग्न है दोस्तों। नायक किसको कहते हैं कथोड़ी में? इनके में समाज के मुखिया को नायक कहते हैं। कथोड़ी जनजाति में समाज का जो मुखिया होता है उसको नायक कहा जाता है दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखिए कथोड़ी। इनके समाज में विभिन्न उत्सवों तथा शोक में बजाए जाने वाले या वाद्य यंत्रों में गोरीडिया, खोखरा, पावरी, टापरा, थरणी या तारणी या थालीसर ये प्रमुख है। थालीसर एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जिसे देवी देवताओं की स्तुति के समय बजाते हैं दोस्तों। पावरी ये पर एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जिसे मृत्यु के समय बजाते हैं तथा ये बांस से बनाया जाता है। बात करें तारणी की, ये कथोड़ी
लोगों का प्रमुख वाद्य यंत्र है जो महाराष्ट्र के तारपा लोक वाद्य यंत्र से मिलता जुलता है। कथोड़ी लोग इस वाद्य यंत्र को लोकी के एक सिरे पर छेद करके बनाते हैं दोस्तों। तो थालीसर, पावरी, तारणी। आगे आता है हमारा खोखरा या गोरिया। ये कथोड़ी लोगों का वाद्य यंत्र है जिसे लोग बांस से बनाते हैं। बात करें खोलरा की, ये अपने घर को खोलरा कहते हैं जो बांस व घास फूस के बने होते हैं। कथोड़ी जनजाति के अंदर जो घर होते हैं उनको खोलरा कहा जाता है। फड़का, ये कथोड़ी औरतों द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी है जिसे ये मराठी अंदाज में पहनती है। फड़का कथोड़ी स्त्रियों की साड़ी क्या कहलाती है? फड़का कहलाती है दोस्तों। ये शराब के बहुत बड़े शौकीन होते हैं तथा इनमें स्त्रियों भी पुरुषों के साथ बैठकर शराब पीती है दोस्तों। आगे चलिए बात करते हैं कथोड़ी के बारे में। और कथोड़ी मांसाहारी होते हैं लेकिन दूध नहीं पीते। इंपॉर्टेंट चीज, कथोड़ी जनजाति के लोग मांसाहारी पक्के हैं लेकिन दूध का सेवन नहीं करते। इनका सबसे प्रिय अनाज होता है चावल। क्या होता है दोस्तों? चावल इनका सबसे प्रिय अनाज होता है। आगे चलिए, इनके भोजन में मक्का या ज्वार की रोटी, प्याज या मांस की सब्जी होती है। सभी कथोड़ी मांसाहारी होते हैं तथा लाल मुंह वाले बंदर का मांस इनको अति प्रिय होता है। ये गहने नहीं पहनते हैं लेकिन गोदने गुदवाने के बहुत बड़े शौकीन होते हैं। इनका देवी शक्ति में अधिक विश्वास होता है तथा इनकी प्रमुख देवियों में बारी माता, कंसारी देवी, देवताओं में डूंगर देव, वादे देव, गामदेव ये प्रमुख है दोस्तों। यह है कथोड़ी जनजाति दोस्तों। और इसी के साथ हमारी जनजातियां, उनके क्षेत्र, जनजातियों की विशेषताएं कंप्लीट होती है। क्लास कैसी लगी आपको? एक बार सभी साथी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार सभी साथी जरूर सुने। सभी नोट्स राजस्थान जो रीट एग्जाम होना है राजस्थान में, उसके लिए राजस्थान जीके के कंप्लीट नोट्स ऐप पर उपलब्ध है। यही नोट्स जो मैं पढ़ाता हूं ना, वही नोट्स एनसीईआरटी, आरबीएससी और हिंदी ग्रंथ अकादमी का निचोड़, वहां से आप जाकर स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं ऐप के। फिर भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए या मित्र आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप सभी साथी, तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी है। मैं ये चाहता हूं सभी साथी आज ही मेरे साथ जुड़ जाइए। यहां से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।